नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी हाथरस पर जारी सियासत की, बीजेपी पर भारी पड़ती ट्रैक्टर की सवारी की। जानेंगे कि लोन मोरेटोरियम पर कोर्ट ने सरकार से क्या मांगा जवाब और मोदी सरकार ने अब क्या दी है छूट। और बुलेटिन के आखिर में बात चरमराई अर्थव्यवस्था पर सरकार को मिले सुझाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेडिसिन के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हागटन को दिया गया नोबेल पुरस्कार। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में बड़ा फैसला। लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपेंसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है फैसला। बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 276 अंक की बढ़त के साथ 38,973 पर बंद। निफ्टी 86 अंक की बढ़त के साथ 11,503 पर हुआ बंद। और आईपीएल सीजन 13 का 20वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। दोनों टीमें अंक तालिका में टॉप पर आने की करेंगी कोशिश। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाथरस मामले में सुर्खियों में आने के बाद से ही सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। एक और तमाम विपक्षी दल हैं जो चाहते हैं कि मामले में न्याय हो, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोपियों को बचाने की कोशिश में हैं। और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, हाथरस मामले में सरकार से लेकर प्रशासन तक का रुख शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा है। जब मीडिया पर भी गांव में घुसने पर बैन लगा दिया गया तो लगा कि सरकार कुछ छिपा रही है। बाद में मीडिया और नेताओं को गांव में जाने की इजाजत कई शर्तों के साथ दी गई। लेकिन जब पीड़ित परिवार के खिलाफ जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, रोज नई नई कहानियां बनाई जा रही है और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, वो इशारा कर रही हैं कि जांच की दिशा कहां होनी चाहिए और कहां उसे मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जांच एसआईटी करे या सीबीआई, उसे प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सृष्टि, जिस तरह से इस मामले में शुरू से सरकार का रवैया रहा है, उससे यह आशंका होना स्वाभाविक है कि इसकी जांच कितनी निष्पक्ष या पारदर्शी रह पाएगी। पहले तो लड़की के खिलाफ हुए अपराध में एफआईआर दर्ज करने में वक्त लगा, फिर उसमें बार बार बदलाव हुआ। विपक्ष ने पीड़िता के हक में आवाज उठाई तो उसे हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। पुलिस ने विपक्षी नेताओं को धक्का दिया, उनके गिरेबान पकड़े और लाठीचार्ज किया। और अब इस मामले में जातीय दुर्भावना पूरी तरह से नजर आ रही है सृष्टि। सदियों से दरअसल चली आ रही जो हमारे भारत की सड़ी गली जाति व्यवस्था है, उसने अपना घिनौनापन जो है एक बार फिर से दिखा दिया है। एक स्त्री पर इतना अत्याचार हुआ और उसके दर्द को जाति के तराजू में तौला जा रहा है। कहीं छोटी जाति पर बड़ी जाति के लोगों पर इल्जाम लगाकर पैसे ऐंठने की बात हो रही है, तो कहीं दलित नेता को सरेआम धमकी दी जा रही है कि उसे सीबीआई और एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है क्या। इन बातों को सुनकर लगता है सृष्टि कि हम 21वीं सदी में ही नहीं रह रहे हैं, हम 21वीं सदी की भारत में रह ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें उसी युग में धकेल दिया गया है जहां निचली जाति को इंसानी गरिमा से वंचित करके रखा गया था। आजादी के बाद राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के जरिए इस समाज को बराबरी का हक देने की बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन सारा समाज जो है वह इस कोशिश में एकजुट नहीं है। अब भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो आरक्षण के खिलाफ हैं, जो पिछड़े समुदायों को आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होते हैं। सत्ता और प्रशासन में ऊंचे पदों पर जब ऐसी मानसिकता वाले ऊंची जाति के लोग बैठे रहते हैं तो इंसाफ मिलने की उम्मीद कम हो जाती है सृष्टि। फिलहाल हाथरस में भी उम्मीद की ऐसी ही कमी देखी जा रही है, दिखाई दे रही है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो ट्रैक्टर पर सवार होकर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे बीजेपी का कांप उठना लाजिमी है। ट्रैक्टर पर सवार हैं, जुबान पर मोदी सरकार का नाम है, हजारों का काफिला है, किसानों का साथ है। इस अंदाज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे तो सियासी गलियारों में हंगामा मच गया, क्योंकि ये विरोध उनके बिल के खिलाफ है जिसे लेकर किसानों का गुस्सा फूटा है। अन्नदाताओं को सड़क पर आना पड़ा है और इसी आक्रोश को हथियार बनाते हुए राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो खेती बचाओ यात्रा निकालकर पीएम मोदी को ललकार रहे हैं।
आज यात्रा के दूसरे दिन भी राहुल ने कृषि बिल को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज मसला किसान और मजदूर का नहीं बल्कि पूरे देश का है। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों के विरोध में एक के बाद एक फैसले लिए जा रही है। इनकी एक भी नीति गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है। इनकी सभी नीति इनके 3-4 चुने हुए मित्रों के लिए बनाई जाती है। राहुल का रैली निकालकर यूं किसानों का मुद्दा उठाना मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब जब किसानों का गुस्सा भड़का है तब तब सरकारें हिली हैं और अब एक बार फिर राहुल गुस्से को हवा देकर सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि रैली के पहले दिन राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया था। कांग्रेस सांसद ने पंजाब के किसानों से वादा किया था कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े इन 3 कानूनों को हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य खरीद और थोक बाजारों को देश के 3 स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। अब इस हुंकार से मोदी सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता राहुल की इस रैली को पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं। अब भले ही वो कांग्रेस को घेर रहे हैं, लेकिन इस पॉलिटिक्स से बीजेपी को परेशानी जरूर होने वाली है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। लोन मोरेटोरियम की अवधि में ईएमआई में ब्याज पर ब्याज देने की छूट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सरकार और आरबीआई से ब्यौरा मांगा है। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि कोर्ट ने सरकार और आरबीआई से क्या जवाब मांगा है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे चुकी है कि बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू लोन मोरेटोरियम को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित ईएमआई में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट का कहना है कि ब्याज पर राहत देने की जो बात की गई है उसके लिए केंद्रीय बैंक की ओर से किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। इसके लिए कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट की संस्था क्रेडाई ने बताया कि सरकार ने कोर्ट में दिए गए हलफनामे में आंकड़े जो दिए हैं वो बिना किसी आधार के दिए हैं। बता दें कि पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर तक हलफनामा दायर करने का समय दिया था और बैंकों से अभी एनपीए घोषित न करने को कहा गया था। अब कोर्ट अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को करेगा। लोन मोरेटोरियम पर राहत देने के बाद भी सरकार को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं राहत बिहार में नीतीश कुमार को भी नहीं मिलती नजर आ रही है। एनडीए को एलजेपी ने टाटा बाय बाय कह दिया है, लेकिन एलजेपी ने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा है, जो बिहार में एनडीए का प्रमुख घटक है। बीजेपी और एलजेपी की दोस्ती से नीतीश परेशान दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच में देश में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले दौर के चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है, लेकिन इसी बीच एनडीए में हलचल मची हुई है। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 122 सीटें तो वो होंगी जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों वाली अधिकांश सीटों पर एलजेपी चुनाव से दूर रहेगी। कुछ सीटों पर जरूर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है, लेकिन एलजेपी के इस ऐलान से नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश समर्थक भी अब ये कहने लगे हैं कि बिहार में असली मुकाबला अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में है। चिराग पासवान तो सिर्फ अब मोहरे हैं जिसे बीजेपी ने चला है। बिहार में अभी तक जब भी जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन हुआ है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। 2004 में लोकसभा चुनाव में जदयू 26 और बीजेपी 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2009 में जदयू 25 और बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं कुछ ऐसा ही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव के लिए भी था। अब तक सीट बंटवारे में जदयू की ही चलती रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से हालात बदलने लगे।
नीतीश एनडीए से अलग हुए और उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ा, लेकिन उन्हें हार हासिल हुई। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा और जीता भी, लेकिन इसके बाद में एनडीए में वो वापस लौट गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी से मिलकर लड़े। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में जेडीयू की बड़े भाई की भूमिका समाप्त हो गई। जेडीयू और बीजेपी 17 सीटों पर लड़े, 6 सीटें एलजेपी को दी गई। बीजेपी ने जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका तो समाप्त कर दी और अब गठबंधन में उसकी ताकत में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद मामला ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का टिका हुआ है। एलजेपी की ओर से मणिपुर फॉर्मूले की बात की जा रही है, लेकिन इससे बिहार में जेडीयू को सीधा नुकसान होगा, क्योंकि जेडीयू और हम के प्रत्याशियों को महागठबंधन के साथ एलजेपी के प्रत्याशियों से भी निपटना होगा। वहीं जेडीयू की सीटें अगर कम आती हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाती हैं, तो बीजेपी अपना सीएम बनाने की मांग पर भी अड़ सकती है। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार को ही गठबंधन का चेहरा बता रही है, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति बदल भी सकती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के मोहरे भर हैं, जिसे बीजेपी ने बड़े ही सधे अंदाज में बिहार की राजनीति में चल दिया है। यदि बीजेपी की रणनीति है तो इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में नहीं, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिलेगी। बिहार में नीतीश की परेशानी पहले ही कम नहीं है कि अब एनडीए की एक पुरानी साथी भी महाराष्ट्र में नीतीश की परेशानी बढ़ाने आ रही है। शिवसेना एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर गई है। तो शिवसेना के उतरने से किस पार्टी पर पड़ेगा कितना असर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र की पार्टी भी इस चुनाव में दमखम दिखाने को तैयार है। शिवसेना ने चुनावी मैदान में उतरकर एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे रही है। बिहार चुनाव में शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारने की हरी झंडी दे दी है। शिवसेना की बिहार इकाई ने राज्य की चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि शिवसेना अपने चुनाव चिन्ह यानी धनुष बाण पर नहीं लड़ पाएगी। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने विधानसभा के लिए पार्टी को नया चुनाव निशान आवंटित करने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। शिवसेना ने चुनाव आयोग को 3 विकल्प दिए हैं। इसमें से चुनाव आयोग एक निशान आवंटित करेगा। शिवसेना के बिहार राज्य प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच बिहार शिवसेना प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा ने पार्टी के सांसद संजय राउत से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत कराया है। राउत ने कहा कि पार्टी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर कायम है। शिवसेना के चुनावी मैदान में उतरने से खासा असर बीजेपी और जेडीयू पर पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का हिंदुत्व एजेंडा जहां बीजेपी को मात देने का काम करेगा, तो वहीं शिवसेना के उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ेंगे। दरअसल पिछली बार बिहार में शिवसेना 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर आकर सियासी दलों का गणित बिगाड़ा था। इस बार भी अगर शिवसेना मजबूत दावेदारी पेश करती है तो जेडीयू का खेल बिगड़ सकता है, यानी महाराष्ट्र की तरह बिहार भी शिवसेना एनडीए की मुसीबत बढ़ाने वाली है। अब देखना होगा कि उद्धव की सेना क्या जेडीयू और बीजेपी को कर पाती है परास्त। बिहार में एनडीए परेशान है तो राजस्थान में गहलोत सरकार परेशान है। जी हां, राजस्थान सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। राज्य में आंदोलन की तैयारी चल रही है और उससे पहले सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि राज्य में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन शुरू हो सकता है। एक बार फिर गुर्जरों ने आरक्षण के लिए आंदोलन की हुंकार भर ली है और गुर्जर आरक्षण समिति ने राज्य सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीते 12 सितंबर को एक जनसभा में आंदोलन में उतरने की बात कही थी। उन्होंने गुर्जरों की लंबित मांगे पूरी किए जाने को लेकर राज्य सरकार को 15 दिन और केंद्र सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था। राज्य सरकार को दिया गया अल्टीमेटम 27 सितंबर को खत्म हो गया, जबकि अभी तक सरकार के स्तर पर कोई समाधान नहीं निकला। वहीं सरकार गुर्जर आरक्षण समिति के कर्नल बैंसला ने साफ तौर पर आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आपको बता दें कि आरक्षण न मिलने से बैंसला काफी नाराज हैं। आंदोलन को लेकर उनका बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 17 अक्टूबर को सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में महापंचायत होगी, वहीं से आंदोलन का बिगुल बच सकता है। बैंसला ने कहा कि समाज ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जो 27 सितंबर को पूरा हो गया। गुर्जर समिति ने सरकार को चुनौती दे डाली है कि इस बार न्योते से नहीं नियुक्तियों से मानेंगे। तो अब एक बार फिर राजस्थान में सरकार और गुर्जर समाज आमने सामने आ सकते हैं।
राजस्थान सरकार के लिए राज्य में होने वाला आंदोलन मुसीबत बन सकता है। वैसे मुसीबत तो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कानून में छूट से आ सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को मंजूरी मिली है, जिसके तहत अब कंपनियां परमानेंट नौकरियों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में मंजूर किए गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत अब कंपनियां परमानेंट नौकरियों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं। इस नए कानून के चलते कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब कंपनियां फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए सीधे तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं, जबकि अब तक कंपनियों को इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता था। अब डायरेक्ट ऐसी भर्तियां करने से कंपनियों के खर्च में भी कमी आएगी। बता दें कि नए नियम के अनुसार फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसे वर्कर्स को नौकरी से हटाने पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा जो स्थायी कर्मचारियों को मिलता है। इससे कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि यह कानून सरकार की तरफ से ही लागू किए गए मार्च 2018 के नियम के मुकाबले अलग है। मार्च 2018 में सरकार ने साफ किया था कि कोई भी औद्योगिक संस्थान परमानेंट कर्मचारियों के पदों को फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में तब्दील नहीं कर सकता है। हालांकि अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड हैं, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस फैसले के चलते आने वाले समय में मार्केट में परमानेंट जॉब्स की कमी देखने को मिल सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट की कोई लिमिट नहीं रखी है और यह भी तय नहीं है कि कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का स्वागत है, लेकिन इसमें कुछ नियम भी होने चाहिए थे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018 से 19 के मुताबिक भारत में सिर्फ 4.2% कर्मचारी ऐसे हैं जो सम्मानजनक नौकरियों में हैं। अब एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि यह कानून बदलते आर्थिक हालातों के मद्देनजर बनाया गया है, परमानेंट नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इस नियम को लेकर चिंता जता रहे हैं। देखना होगा कि सरकार सही साबित होती है या एक्सपर्ट्स की चिंता। और बुलेटिन के आखिर में बात चरमराई अर्थव्यवस्था की। महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। सरकार ना तो देश की जीडीपी संभाल पा रही है और ना ही लोगों को नौकरी दे पा रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस बीच अब सरकार को एल आकार के आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार की सलाह दी जा रही है। तो क्या है VU और एल आकार का सुधार, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई हुई है। अर्थव्यवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। महामारी के दौर के बाद ये हालात संभाले नहीं संभल रहे। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी छटनी करना पड़ रहा है और मजदूर दर बदर भटक रहे हैं। और तो और अर्थव्यवस्था ने भी जबरदस्त गोता लगा दिया है। इस स्थिति को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे देश संभाला जाए, कैसे बेड़ा पार लगाया जाए। इन सवालों ने मोदी सरकार के माथे पर शिकन ला रखी है। तमाम परेशानियों के बीच सरकार को एल आकार के आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार की सलाह दी जा रही है। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था केवल एल आकार में ही उभर सकती है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था अचानक मंद पड़ने के बाद उभरने में लंबा समय लगाती है, तो इस स्थिति को एल आकार का सुधार कहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति को संभालने में अभी वक्त लगेगा, इसीलिए सरकार को सही योजना बनाकर स्थिति को ठीक करना होगा। सरकार को सलाह देने पर उन्होंने VU आकार के सुधारों को भी समझाया। अमिताभ चौधरी ने कहा कि अगर कोई अर्थव्यवस्था तेजी से गिरने के बाद तेजी से उभरती है, तो इसे अर्थशास्त्र में V आकार का सुधार कहा जाता है। यदि कोई अर्थव्यवस्था गिरावट के कुछ समय बाद तक सुस्त रहती है और उसके बाद तेजी से उभरती है, तो इसे U आकार का सुधार कहा जाता है। भारत जब एल आकार के सुधार को अपनाएगा, तो उसे VU के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब तमाम दिग्गज सरकार को सलाह तो दे रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।